नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान के लिए एक दिन शेष रहने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सचिन पायलट की वोट की अपील साझा की है और कहा है कि पार्टी में सब ठीक है। 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार शाम को थम गया है। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पायलट का वीडियो पोस्ट किया है, जहाँ पूर्व राज्य इकाई प्रमुख राज्य ने मतदाताओं से कांग्रेस चुनने और हर 5 साल के बाद वैकल्पिक पार्टी सरकारों की परंपरा को बदलने का आग्रह कर रहे हैं और राज्य के कार्यों पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। पायलट का वीडियो अपील में गहलोत और पायलट के साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट ने एकजुट चेहरा पेश किया और रेगिस्तानी राज्य में संयुक्त रूप से एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया है। वीडियो में पायलट ने यह भी कहा है कि उन्हें सैकड़ों सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया है और अभी कई क्षेत्रों तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। पायलट ने अपील की कि इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से मैं राज्य के अपने सभी लोगों से कांग्रेस को वोट देने और राजस्थान में वैकल्पिक पार्टी सरकार की परंपरा को बदलने की अपील कर रहा हूं। 2020 में पायलट और गहलोत के विद्रोह के बाद राज्य में कई वर्षों तक उनके बीच टकराव की स्थिति बनी रही थी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व को आगे आकर विधानसभा चुनाव से पहले मामले को सुलझा लिया है और एकजुट चेहरा पेश किया है। 20 दिनों में राहुल गांधी ने राज्य में 14 जनसभाओं को संबोधित किया है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 9 सभाओं को संबोधित किया था। अगली खबर, अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि उसने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अफगानिस्तान ने डिप्लोमेटिक मिशन बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया कि नई दिल्ली में दूतावास बंद करने का उनका फैसला 23 नवंबर 2023 से प्रभावी हो गया है। अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने यह फैसला लिया है। बता दें कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का परिचालन बीती 30 सितंबर से बंद है। अफगानिस्तान सरकार ने अपने बयान में कहा कि उन्हें भारत सरकार से सहयोग नहीं मिल सका, जिसके बाद 8 हफ्ते इंतजार करने के बाद नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान का दूतावास बंद करने का फैसला किया गया है। अफगानिस्तान ने कहा कि वे वियना कन्वेंशन 1961 के मुताबिक भारत सरकार से मांग की गई कि अफगानिस्तान की दूतावास की संपत्ति, बैंक अकाउंट, वाहन और अन्य संपत्तियों की कस्टडी उन्हें दी जाए। अफगानिस्तान ने मिशन के बैंक खातों में रखे करीब $5 लाख की रकम पर भी दावा किया है। अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि नीतियों में बड़े बदलाव और हितों का ध्यान रखते हुए भारत में दूतावास बंद करने का फैसला किया गया है। अफगान सरकार ने दूतावास को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार भी जताया है। अफगानिस्तान ने अपने जारी बयान में कहा कि बीते 2 साल 3 महीने में भारत ने अफगानी लोगों की संख्या में काफी कमी आई है और अगस्त 2021 की तुलना में ये आंकड़ा आधा रह गया है और उन्हें इस दौरान बेहद कम संख्या में नए वीजे जारी किए गए हैं। अगली खबर, भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को कतर की कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है। कतर कोर्ट जल्द ही उनकी अपील पर सुनवाई भी कर सकती है। बता दें कि नौसेना ने इन 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने यह याचिका दायर की है। कतर की अदालत ने 23 नवंबर 2023 को इसे स्वीकार कर लिया और अब अपील का अध्ययन कर जल्द इस पर सुनवाई करना शुरू कर देगी। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। कतर की सरकार ने नौसेना के पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। बीते 26 अक्टूबर 2023 को कतर अदालत ने इन पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुना दी थी। कतर सरकार ने अभी तक 8 आरोपियों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि ऐसी आशंका है कि सुरक्षा संबंधी अपराध के आरोप में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। कतर के मीडिया का दावा है कि भारतीय अधिकारी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत सरकार ने भी आरोपों की जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के कई दिनों तक इस मामले को गुप्त रखा गया और कतर में मौजूदा भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप पूर्व प्रमुख ने इन पूर्व अफसरों से मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2022 को पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया। अगली खबर, विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन इस बार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि सब भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी दुनिया संतुष्ट नहीं है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि आज दुनिया लड़खड़ा रही है। इसने 2000 वर्षों से खुशी, आनंद और शांति लाने के लिए कई सारे प्रयोग किए हैं। इतना ही नहीं, भौतिकवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद की कोशिश भी की है। सब भौतिक सुख प्राप्त कर लिया लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद लोग खुश नहीं हैं। दुनिया ने कोविड काल के बाद पुनर्विचार शुरू कर दिया है। ऐसे में लगता है कि इस सोच के एक मत है कि भारत रास्ता दिखाएगा, क्योंकि भारत पहले ही ऐसा कर चुका है।
उन्हें भारत से उम्मीद है और वह हमारी समाज और राष्ट्र का यही उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया एक परिवार है और हम सभी को आर्य बनाएंगे, जो कि एक संस्कृति है। लोग भौतिक सुख पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने और हावी होने की कोशिश करते हैं, हमने इसका अनुभव किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुछ महीने पहले विश्व मुस्लिम परिषद के महासचिव भारत आए थे। वह अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि अगर हम विश्व में शांति और सद्भाव चाहते हैं तो भारत के साथ जुड़ना जरूरी है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है। यही कारण है कि हिंदू समाज अस्तित्व में आया है। अगली खबर, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए एक वरिष्ठ नेता अब जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक में SC, ST और OBC को अलग अलग आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की भी आलोचना की है। तेलंगाना में मुद्दापाली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों में कांग्रेस ने SC, ST की तरह ही आरक्षण की मांग की थी, जिसने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया है। अब वे जाति जनगणना के बारे में बात करते हैं। अब इनसे पूछा जाए, जब आप सुविधा देना नहीं चाहते, कानूनी अधिकार नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते, तो फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए? मैं अति पिछड़े वर्ग को बताना चाहती हूँ कि आज़ादी के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रही, लेकिन ना तो कालेकर आयोग और ना ही मंडल आयोग की सिफारिश लागू की गई। मायावती ने आगे कहा कि बसपा के कड़े संघर्ष और प्रयासों के कारण VP सिंह सरकार की सत्ता में आने के बाद मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। VP सिंह ने हमें अपनी सरकार के 2 प्रमुख मंत्रालयों की पेशकश की थी, लेकिन हमने तब इनकार कर दिया और हमारी 2 मांगों को पूरा करने की मांग की। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना और बाबा साहब अंबेडकर के लिए भारत रत्न, दोनों मांगे VP सिंह पर सरकार ने पूरी करी है। अगली खबर, इजराइल और हमास के बीच 4 दिवसीय मानवीय विराम समझौता शुक्रवार को गाजा में लागू हो गया है। अस्थायी युद्ध विराम की अवधि कम से कम 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। कतर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि हमास कम से कम 13 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अंसारी ने आगे कहा कि युद्ध विराम शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया है और दोनों पक्षों के इस बात पर सहमति बनी है कि हमास उसी दिन शाम 4 बजे 13 बंधकों को रिहा कर देगा। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम 4 दिनों तक रहेगा। उनकी उम्मीद है कि हमास इजराइल के साथ एक नए समझौते के तहत 4 दिवसीय युद्ध विराम के दौरान कम से कम 50 और बंधकों को रिहा करवा सके। हमास द्वारा मिस्र के रास्ते बंधकों को रिहा करने की संभावना है। दोहा में हमास और इजराइल के बीच चल रही बैक चैनल वार्ता अमेरिकी और सऊदी अरब जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य प्रमुख अरब देशों में वार्ता में भाग ले रहे हैं। हालांकि कतर और हमास और इजराइल के बीच इन वार्ताओं में सबसे आगे रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को अपने हमले के दौरान कम से कम 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। बातचीत के दौरान इजराइल ने कहा कि वे 10 और बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम को 1 दिन और बढ़ा सकता है। हालांकि फिलिस्तीनी बच्चों को इजरायली जेलों से मुक्त करने के समझौते को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अगली खबर, काशी अयोध्या के बाद अब कान्हा की धरती में विकास की नई तस्वीरें दिखाई देगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा इसे सियासी केंद्र के रूप में उभार कर नए हथियार के रूप में प्रयोग कर सकती है। इसके संकेत PM मोदी ने दिए हैं। सियासत के जानकार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य धाम बनाए जाने का काम शुरू किया था। दूसरे कार्यकाल में उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही थी। अब अयोध्या में रामलला वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में मथुरा का मुद्दा भी बार बार उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ब्रज के विकास कार्य तेजी से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र को जो मिलना चाहिए वे आज़ादी के बाद भी नहीं मिला। मैंने लाल किला के प्राचीर से ऐलान किया था कि मैं मथुरा और ब्रिज के विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। भगवान के दर्शन और भी भव्य होंगे। पूरा क्षेत्र कान्हा की लीला से जुड़ा है। अलग अलग राज्यों लोग यहाँ आते हैं। केंद्र सबको जोड़कर विकास करेगा। जहाँ महाभारत होती है वहाँ कृष्ण का आशीर्वाद होता है। हम इसी आशीर्वाद से विकास करेंगे। एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में शामिल धार्मिक धरोहर पर केंद्रित रहती है। PM की इस बात का ख्याल रखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मथुरा का उनका यह चौथा दौरा है। दौरे की खासियत यह है कि ये पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान दर्शन के लिए किए गए थे। यही नहीं, वहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुँचने वाले पहले PM हैं। उन्होंने 2024 की सियासी पारी के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।